फ्रॉम सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड का रिकैप करने से पहले हम फ्रॉम सीज़न 1 एंड 2 की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ताकि जो नया सीजन पहली बार देख रहे लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो अजीब से एक रहस्यमय गांव में फंस जाते हैं। ऐसे अजीब गांव में जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। कोई चाहकर भी अगर गाँव से बाहर निकलने की कोशिश करता तो रहस्यमय तरीके से वो वापस गाँव में ही लौट आता था। और इन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात थी। रात होते ही गांव में कुछ भूतिया क्रिएचर्स इनका शिकार करने आ जाते थे। वो गांव में फंसे लोगों को मारने की लगभग हर एक नामुमकिन कोशिश करते और कई बार तो वो कामयाब भी हो जाते थे। वो कहते हैं कि अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है और इसी वजह से गांव में फंसे हुए लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नियम बना लिए थे कि कोई भी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। अंधेरा होने से पहले कैसे भी कर अपने घर में जाना है। दरवाजे और खिड़कियां भी अच्छी तरह से बंद करनी है। किसी के कहने पर भी खिड़की को या दरवाजे को नहीं खोलना। दरअसल इन्होंने ये नियम इसलिए बनाए थे क्योंकि वो राक्षस घर में नहीं घुस सकते थे। वो घर में तभी ही जा सकते थे जब कोई इंसान उनके लिए दरवाजे को या खिड़की को खुद खोलता। और रात होने के बाद दरवाजे और खिड़की को खोलना इसलिए मना था क्योंकि वो भूतिया राक्षस घर में घुसने की अपनी पूरी कोशिश करते थे। वो इतने चालाक थे कि वो इंसान को अपनी बातों में बहला फुसला कर उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन दिन के समय ये सेफ रहते थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और फिर तब ये इस बात का पता लगाते कि कैसे इस गांव से बाहर निकला जाएगा। ये रोज एक छोटी सी उम्मीद लेकर गांव को समझने की कोशिश करते। दिन का समय तो इनके लिए एक चमत्कार जैसा था। ये एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे की मदद करते और अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना भी उगाते। सीजन 2 में इन्हें एक लाइट हाउस मिला था जिसने इनके दिलों में गांव से बाहर निकलने की उम्मीद और भी बढ़ा दी थी। तो आइए फ्रॉम सीजन 3 के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड का रिकैप करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में जो लोग फंसे हैं वो गांव से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। A man protects his family, Brent. No! Lock him up. पहले सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम तैबिता को देखते हैं। तैबिता को अभी अभी होश आया है और वो काफ़ी डरी हुई भी थी। उसे ये पता नहीं होता कि आखिर वो उस गांव से एक शहर में कैसे आ गई। थोड़ी ही देर के बाद तैबिता से मिलने एक नर्स आती है और वो उसे बताती है कि कुछ लोगों ने तुम्हें जंगल में बेहोश पड़ा हुआ देखा था। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, तुम्हें इंजरीज हुई पड़ी थी। इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी सहायता करना सही समझा। उन लोगों ने ही तुम्हें इस हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया है। आखिर तुम जंगल के बीचों बीच वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें चोट किसने पहुँचाई है? तैबिता नर्स की सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। नर्स तैबिता से उसकी फैमिली के बारे में उससे पूछती है कि आखिर आपका परिवार कहाँ रहता है। ये सुनकर तैबिता को अपने परिवार की याद आ जाती है कि उसका परिवार अभी भी उस गाँव में फंसा हुआ है। तैबिता नर्स को अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो ये जानती थी कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। नर्स बाप से चली जाती है और तैबिता इस हॉस्पिटल में और रुकना नहीं चाहती थी। वो अपना सामान लेकर अपने कपड़े चेंज कर बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। हॉस्पिटल के बाहर तैबिता को वाइट कपड़े पहने हुए वही बच्चा नजर आता है जिसने उसे ये कहकर लाइट हाउस से धक्का दे दिया था कि इस गाँव से निकलने का यही एक रास्ता है। तैबिता अब उस बच्चे से बात करना चाहती थी, उससे उस गाँव के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा देखते ही देखते गायब हो जाता है। तैबिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को कैसे उस गांव से बाहर निकालना चाहिए। वो कुछ लोगों के पास जाकर और उनका फ़ोन लेकर अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और रोते हुए अपनी मम्मी से बात करती है। तैबिता की मॉम को अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शौक में थी। उसकी मॉम बताती है कि पुलिस वाले काफ़ी समय से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चली गई थी। तैबिता बताती है कि हम एक गांव में फंस गए थे, लेकिन अब तुम फिक्र मत करना, मैं सही सलामत हूँ और मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ घर वापस भी जल्दी ही आ जाऊंगी। बिलावेस के बाद हमें गांव का सीन दिखाया जाता है। ईथन और जूलिया ये दोनों अपनी मॉम के खो जाने पर परेशान हुए पड़े थे। ये बस अपनी मॉम को वापस सही सलामत पाना चाहते थे। साथ ही तैबिता का पति भी अपनी पत्नी के खो जाने पर दुखी था। उसे भी अब समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिम मदद मांगने के लिए माइकल के पास जाता है क्योंकि माइकल इकलौता एक ऐसा इंसान है जो गांव के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। लाइट हाउस भी सबसे पहले माइकल को ही मिला था।
जिम माइकल से कहता है कि मेरे बच्चे तैबिता के खो जाने पर दुखी हुए पड़े हैं। वो बस अपनी मॉम को वापस सही सलामत पाना चाहते हैं। मेरी बच्ची जूलिया तो मेरे से बात भी नहीं कर रही और मैं अपने बच्चों को ऐसे परेशान तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। मैं तैबिता की तलाश करने जंगल में जाने वाला हूँ। तुम जंगल में एक बार जा चुके हो, इसलिए मुझे अब तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी को सही सलामत वापस ला सकूं। ये सुनकर माइकल उसे जंगल में जाने से तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि जंगल काफ़ी खतरनाक है। जहाँ तो तुम उन भूतों से बचने के लिए घरों में छुप जाते हो, लेकिन जंगल में तुम कहाँ छुपोगे। रात होते ही वो क्रिएचर से तुम्हारे ऊपर हमला करने आ जाएंगे और फिर तब तुम वापस अपने बच्चों के पास आना चाहोगे, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। वो तुम्हें मार देंगे। ये गाँव जंगल के बीचों बीच है, जहाँ आने का रास्ता तो है लेकिन वापस जाने का नहीं। जंगल में जब तुम जाओगे तो पेड़ तुम्हें टेलीपोर्ट करके किसी और जगह पहुंचा दिया करेंगे। फिर एक भूल भुलैया की तरह तुम जंगल में फंस जाओगे। जिमा माइकल की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि जब तुम जंगल से सही सलामत वापस आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। तुम कहाँ छुपा करते थे, जहाँ इनके पास कैनी भी आ जाता है। माइकल बताता है कि मैं जब सैरा के साथ जंगल में गया था तब हम रात होने से पहले एक शेल्टर में चले जाया करते थे। हमने अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले एक शेल्टर ढूंढा था। सुबह के टाइम हम जंगल को एक्सप्लोर करते, लेकिन रात होने से पहले हमें वापस शेल्टर में अपने आप को बचाने के लिए जाना पड़ता था। तुम अगर मेरी बात ना मानकर जंगल में जाओगे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए कोई सेफ जगह का बंदोबस्त जरूर करना। उम्मीद करूंगा कि तुम लाइट हाउस तक सही सलामत पहुंच जाओगे। ये कहकर माइकल रूम से बाहर आ जाता है। कैनी भी उसके पीछे बाहर जाता है और माइकल से कहता है कि मैं भी जिम के साथ जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि ईथन और जूलिया ये दोनों अपने पापा को भी खो बैठें। जंगल में जिम को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सुनकर माइकल कैनी की बात मान जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों अपने साथ तालिस्मान पत्थर को जरूर लेकर जाना। वो तुम्हारी जान बचाने में तुम दोनों की सहायता करेगा। कुछ देर के बाद कैनी और जिम एक साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कैनी ने तो अपनी मॉम को जाने से पहले गुड बाय भी बोल दिया था, क्योंकि वो ये जानता था कि जंगल में कुछ भी हो सकता है। कैनी और जिम के जाने के तुरंत बाद माइकल का बेटा एलिस अपने पापा को बुलाने आता है। वो कहता है कि पापा मेरे साथ चलो, कुछ हुआ है। Come on. एलिस अपने पापा को डोना के पास लेकर चला जाता है। डोना माइकल को बताती है कि हमारी लगाई हुई सारी फसल खराब हो चुकी है। हमारे पास जो खाना बचा था वो भी हमारे लोगों ने हमसे ले लिया है और अब तो हम और खाना भी नहीं उगा पाएंगे। गाँव की सारी मिट्टी पूरी तरह से पॉइजन हो चुकी है, मतलब कि अब इनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ने वाली हैं। माइकल डोना को मिस चैन के घर में लेकर जाता है और अकेले में बताता है कि जानवरों को काटकर उनको खाने के अलावा हमारे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा। हम अपने लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। जानवरों को खाकर हमारे 1-2 महीने आराम से निकल जाएंगे और तब तक तो हम खाने को उगाने का और कोई रास्ता भी ढूंढ लेंगे। मिस चैन कहती है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग जगह पर उगाकर खेती करेंगे तो शायद बात बच जाएगी। माइकल मिस चैन की इस बात के साथ सहमत था। वो कहता है कि हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। वही दूसरी तरफ हमें कैनी और जिम जी दोनों दिखाए जाते हैं। ये दोनों जंगल में बने हुए छोटे छोटे घरों के पास पहुंच गए थे। अब क्योंकि रात होने वाली थी, इसी वजह से ये अपना बाकी का सफ़र तय नहीं करते। जिम कहता है कि हम आज की रात इस शेल्टर में ही रुकेंगे। दूसरी तरफ तैबिता पादरी से बात करने चर्च में आ गई थी। तैबिता पादरी को कहती है कि मैं सालों बाद चर्च आई हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। पादरी पूछता है कि आखिर बात क्या है। तैबिता बताती है कि मैं एक ऐसे गांव में फंस गई थी जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। उस गांव में रात को भूत या क्रिएचर्स भी आते थे, वो हमारा शिकार करने आते थे। तैबिता पादरी को सारी कहानी बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। पादरी पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो लंच बॉक्स है वो तुम्हें किसने दिया है। तैबिता कहती है कि उस गाँव में एक विक्टर नाम का आदमी था, उसने ही मुझे ये लंच बॉक्स दिया है। पादरी कहता है कि तो अभी तक फिर तुमने इस लंच बॉक्स को खोला क्यों नहीं। ये सुनकर तैबिता पादरी के सामने ही उस लंच बॉक्स को ओपन कर देती है। लंच बॉक्स में खाने के अलावा एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। तैबिता फौरन उस एड्रेस का पीछा करते करते एक घर तक पहुंच जाती है। जिस घर तक तैबिता आ पहुंची थी उस घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। इस आदमी का नाम हेनरी है। हेनरी तैबिता से कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि तुम मेरे घर के बाहर मत खड़ो, जहाँ से तुम चली जाओ। तैबिता कोई भी जवाब नहीं देती, वो वहीं पर खड़ी रहती है और विक्टर का उसे लंच बॉक्स दिखाती है। हेनरी जब विक्टर का लंच बॉक्स देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि ये लंच बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया। ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। वही गांव में अब रात हो चुकी थी।
कैनी और जिम शेल्टर के अंदर बैठे थे और फिर तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। ये आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनकी हेल्प करने वाला भी यहाँ कोई नहीं था। कैनी जिम से कहता है कि ये जंगल सच में बहुत खतरनाक है, हमारी जान कभी भी जा सकती है। सुबह होते ही हम वापस अपने लोगों के पास गांव में चले जाएंगे। डर की वजह से जिम कैनी की बात का इनकार नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं भी अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए होते हैं और भूतिया क्रिएचर्स एनिमल फार्म की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल इन क्रिएचर्स के पास अब दिमाग आ चुका है। ये धीरे धीरे कर एनिमल फार्म में जाकर सभी जानवरों को खुला छोड़ देते हैं ताकि गांव में फंसे हुए लोगों के पास खाने को कुछ भी ना बच सके। माइकल जब जानवरों को सड़क पर चलता हुआ देखता है तो वो तालिस्मान पत्थर को लेकर अपने घर से बाहर आ जाता है। बाहर माइकल की जान को खतरा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान की परवाह न करते हुए जानवरों को दोबारा शेल्टर की तरफ ले जाने लग जाता है। माइकल की सहायता मिस चैन और विक्टर ये दोनों भी करते हैं। ये दोनों भी अपने घरों से बाहर आकर जानवरों को शेल्टर की तरफ ले जाने लग जाते हैं। ईथन इन सब को अपने घर की खिड़की से देख रहा था। वो अपनी बहन जूलिया से कहता है कि मुझे भी अपनी बकरी को बचाने बाहर जाना होगा। वो अपने घर के दरवाजे को खोल देता है। बाहर एक भूतिया क्रीचर खड़ी हुई थी। भागो ईथन, भागो! भागो! जाओ जाओ भागो! तुम खेलना नहीं चाहोगी? मेरे पास एक सरप्राइज है। ये दोनों बचते बचाते पीछे के दरवाजे से बाहर आकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। जूलिया और ईथन को ना मार पाने की वजह से क्रिएचर गुस्से में चिल्लाने लग जाती है। भाई माइकल और मिस चैन ये दोनों सारे जानवरों को शेल्टर में लेकर आ गए थे। इनकी जान को अभी भी खतरा था क्योंकि वो क्रिएचर से अंदर आ सकते थे। इसी वजह से माइकल एनिमल फार्म के दरवाजे को बंद कर उस पर तालिस्मान पत्थर लगा देता है ताकि वो क्रिएचर से अंदर ना सकें। और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे पहले से ही कुछ क्रिएचर्स खड़े हुए थे। मतलब कि तालिस्मान पत्थर को लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्रिएचर्स माइकल को पकड़कर उसे एक जगह बांध देते हैं और उसके सामने मिस चैन को खड़ा कर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। माइकल चिल्ला रहा था, वो बंधा हुआ था। वो कहता है कि उसे मत मारो, मेरी जान ले लो। लेकिन क्रिएचर्स कहाँ रुकने वाले थे। वो मिस चैन की बॉडी का बुरा हाल कर देते हैं। अगली सुबह उन्हें राक्षस के जाने के बाद जेड माइकल के पास जाता है और उसे सबसे पहले खोलता है। मिस चैन की मौत से माइकल पूरी तरह से टूट चुका था। वो मिस चैन की बॉडी के पास जाकर बुरी तरह से रोने भी लग जाता है। मुझे माफ कर दो। वही दूसरी तरफ हमें जिम और कैनी ये दोनों दिखाए जाते हैं। सुबह होने पर जब जी अपने शेल्टर से बाहर निकलते हैं तो एक जगह पर इन्हें बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई मिलती हैं। इन सब्जियों से गांव के सभी लोगों का पेट भरा जा सकता था और वो भी कई बार। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन तैबिता और हेनरी के ऊपर शिफ्ट कर दे जाता है। तैबिता के उठ जाने पर हेनरी उसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरा बेटा जो पिछले कई सालों से लापता है, उसका लंच बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें अब मुझे सारा कुछ बताना होगा। तैबिता हेनरी की बात मान जाती है। वो उसे बताती है कि कुछ महीने पहले मैं अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ एक वेकेशन पर निकली थी। चलते चलते हम हाईवे से एक छोटी सड़क पर उतर गए थे और वो छोटी सड़क जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी। इसके बाद कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद हमें रुकना पड़ा क्योंकि सामने रोड पर एक पेड़ गिरा पड़ा था। हमने नीचे उतरकर उसे हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे हटाना मुश्किल था। हम उसे हटा नहीं पाए। फिर देखते ही देखते आसमान में पक्षियों ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। वहाँ का माहौल उन पक्षियों ने काफी डरावना बना दिया था। इतने सारे कौवे। मुझे मेरे बच्चों की फिक्र थी। इसी वजह से अपनी आरवी को मोड़कर हम तुरंत उसी रास्ते से वापस हाईवे पर जाने लगे। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हम हाईवे पर नहीं पहुंच के। रास्ता भटकने का भी कोई चांस नहीं था। रोड सिर्फ एक ही था। खैर कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद हम एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग हमें हैरानी से देखने लगे थे, जैसे कुछ हमारे साथ अजीब हुआ हो। मेरे पति ने फिर एक आदमी के पास जाकर हेल्प मांगी। उस आदमी का नाम माइकल था। माइकल ने हमें सीधा चलते रहने को कहा था। उसने ये भी कहा था कि सीधा चलते रहो और असलियत तुम्हारे सामने खुद आ जाएगी।
उसकी बात मानकर हम एक बार फिर से उसी रास्ते पर जाने लगे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि हम वापस उसी गांव में ही लौट गए थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। आगे जाने पर गांव को पीछे रह जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस आ रहा था। पहली बार हमें लगा कि हमने शायद यू टर्न ले लिया होगा, इसीलिए एक बार फिर से हम उसी रास्ते पर जाने लगे। लेकिन दूसरी बार भी हम वापस उसी गांव में ही लौटे, जबकि उसको पीछे रह जाना चाहिए था। बार बार उसी रास्ते पर जाने के बाद भी हम उसी गांव में पहुंच जाते थे। असल में उस गांव में एक बार जाने के बाद उस गांव से कोई भी वापस नहीं आ सकता, और उस गांव में जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो असल में वहां फंसे हुए थे। और तो और रात होने के बाद वहां भूत या क्रेचर्स भी आते थे। हेनरी तैबिता को रोकता है और कहता है कि इतना बताने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बताओ कि वो लंच बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला। तैबिता बताती है कि उस गांव में जाने के बाद उन लोगों की तरह हम भी उस गांव में ही फंस गए थे। उस गांव में विक्टर तुम्हारा बेटा भी वहीं फंसा हुआ था, और 4 दिन पहले विक्टर ने मुझे खुद ही वो लंच बॉक्स दिया था। तैबिता की बातें सुनकर हेनरी को उस पर यकीन हो जाता है। वो कहता है कि जिस गांव के बारे में तुमने मुझे बताया, उस गांव के बारे में मेरी पत्नी भी बातें करा करती थी। मेरी पत्नी को जो कुछ भी महसूस होता वो उसकी पेंटिंग बना दिया करती थी, साथ ही उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती थी। वो बार बार यही कहती कि टावर के अंदर जो भी बच्चे फंसे हैं उन्हें मुझे आज़ाद कराना होगा। अब अगर तुम्हें भी उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं तो इसका मतलब कि अब तुम्हें ही उन्हें बचाना है। हेनरी तैबिता को बेसमेंट में ले जाकर वो सारी पेंटिंग्स दिखाता है जो उसकी पत्नी ने बनाई थी। तैबिता जब सारी तस्वीरें देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि सारी पेंटिंग्स उसी फ्रॉम गांव की थी। मतलब कि हेनरी की पत्नी को फ्रॉम गांव ही दिखता था। तैबिता को उस वाइट कपड़े पहने हुए बच्चे की तस्वीर भी दिखती है जिसने उसे लाइट हाउस से धक्का दिया था। वही गांव में हमें माइकल और जेड दोनों दिखाए जाते हैं। ये दोनों मिस चैन की लाश को चर्च की तरफ लेकर जा रहे थे। दरअसल अब ये मिस चैन का फ्यूनरल करने वाले हैं। चर्च में जाने के बाद माइकल जेड को एक बात कहता है। वो कहता है कि मिस चैन की बॉडी को हम उसके पति के बाजू में दफनाएंगे, और मुझे ऐसा करने के लिए मिस चैन ने खुद कहा था जब वो जिंदा थी। जेड कहता है कि तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। वो माइकल की बात मान जाता है। साथ में वो माइकल से एक सवाल भी करता है। वो कहता है कि उन क्रिएचर्स ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, जबकि उनके हाथ में तो तुम भी आ गए थे। माइकल कहता है कि उन क्रिएचर्स ने मेरी आंखों के सामने ही मिस चैन को मारा था। मिस चैन जब दर्द से चिल्ला रही थी तब मैं कमजोर पड़ रहा था। वो बस मुझे अंदर से तोड़कर मुझे कमजोर पड़ता हुआ देखना चाहते थे। हो सकता है कि शायद अब अगला नंबर मेरा हो। ये कहकर माइकल चर्च से बाहर आ जाता है। माइकल मिस चैन की मौत से बहुत ही दुखी था। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जब क्रिएचर्स मिस चैन को मार रहे थे। मिस चैन माइकल के सामने चला रही थी, लेकिन माइकल कुछ भी नहीं कर पाया था। इसके बाद हमें फातिमा दिखाई जाती है। फातिमा जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, और इस बार तो हद पार हो जाती है। फातिमा का बिना किसी कारण के एक दांत टूट जाता है। उसके मुंह से अब खून निकलने लगा था, और ये बात वो एलिस को भी बताती है। फातिमा टॉयलेट रूम से बाहर आकर कहती है कि मेरा एक दांत टूट चुका है, तुम सही कह रहे थे, हमें क्रिस्टी के पास जाना चाहिए। ये दोनों क्रिस्टी के पास गाँव के हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन क्रिस्टी हॉस्पिटल में नहीं थी जहाँ मरियम थी। इसी वजह से मरियम ही फातिमा का चेकअप करती है, और चेकअप करने के बाद मरियम फातिमा को कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी पड़ जाती है तब अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम्हें अपना ध्यान अपने शरीर पर देना है और फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। ये सुनकर एलेक्स और फातिमा को बहुत अच्छा लगता है, मानो जैसे उनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए हों। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन फातिमा बीच रास्ते में एलेक्स को रोक लेती है और उसे कहती है कि पिछली रात तुम्हारे पिता के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए तुम्हें अब अपने पिता के पास जाकर उनको संभालना चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं घर चली जाऊंगी। एलेक्स फातिमा की बात मान लेता है। वो अपने पिता के पास चला जाता है। एलेक्स के जाने के बाद फातिमा अपने घर नहीं जाती, बल्कि वो उस जगह जाती है जिस जगह गाँव के लोगों ने सड़ी हुई सब्जियाँ रखी हैं, और फातिमा उन सड़ी हुई सब्जियों को खाने लग जाती है। उसे सड़ी हुई सब्जियों को खाकर बहुत सुकून भी मिल रहा था। फातिमा माँ नहीं बन सकती, और अब जबकि वो प्रेग्नेंट है तो उसके साथ कुछ बुरा भी जरूर होगा। इसके बाद हम कैनी और जिम को देखते हैं। ये दोनों अपने साथ सब्जियों को लेकर गांव में लौट आए थे। गांव के लोग दुखी थे, वो कैनी को देखने लग जाते हैं। जिम सवाल करता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। माइकल आगे आता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, लेकिन कैनी की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। कल रात भूतिया क्रिएचर्स ने उन्हें मार दिया।
ये सुनकर कैनी अंदर से टूट जाता है, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके पिता की भी मौत हो गई थी और अब वो बेचारा इस दुनिया में अकेला रह चुका है। कैनी अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपनी मॉम को आवाज देता है, लेकिन कैनी की मॉम उसे लेने बाहर नहीं आती। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जिम और जूलिया से। जूलिया अपने पिता को कह रही थी कि अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि कल रात मैं और ईथन मरते मरते बचे हैं। वो भूतिया क्रिएचर से घर में आ गए थे। जिम कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे तुम दोनों को अकेले छोड़कर जाने वाला नहीं था। तुम दोनों को परेशान देखकर ही मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने जंगल में गया था। ये सुनकर जूलिया कहती है कि हम जहाँ अपने अपने घरों में रहने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं रहते, और रात का एक एक घंटा गुजारना भी हमें मुश्किल लगता है। तो ऐसे में इतने खतरनाक जंगल में मॉम का अकेले सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। मैंने तो अपनी मॉम की मौत को मान लिया है। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब थॉमस मरा था तब आप दोनों उसकी मौत से टूट गए थे। मैंने ईथन को तब अकेली नहीं संभाला था, लेकिन अब इस बार मैं ये अकेली नहीं करूँगी, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जूलिया जिम को ये बातें बता ही रही थी कि तभी इनको किसी का कॉल आ जाता है। जिम फ़ोन को उठाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। सामने से रिप्लाई आता है कि मैं तुम्हारा बेटा थॉमस हूँ, और ये बताकर कहता है कि डैड आप कैसे हो। जिम कहता है कि झूठ मत बोलो, क्योंकि मेरा बेटा थॉमस अब इस दुनिया में नहीं है और तुम मुझे अपने डैडी मत कहो। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ईथन और जूलिया का, इन दोनों का ध्यान रखो। शाम होने के बाद उन्हें घर से बाहर मत जाने दिया करो। ये सुनकर जिम डर जाता है। वही इसके बाद हमें माइकल और उसका बेटा ये दोनों दिखाए जाते हैं। माइकल अपने बेटे को बता रहा था कि तालिस्मान पत्थर की वजह से वो क्रिएचर्स घरों में नहीं घुस पाते, तो ऐसे में अगर हमने उनको किसी एक कमरे में बंद कर बाहर तालिस्मान पत्थर को लगा दिया तो वो हमेशा के लिए उसी घर में ही कैद हो जाएंगे। अलक्स कहता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इससे गांव के सभी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, जहां इनके पास रोना भी आ जाती है। माइकल कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही एक एक कर सभी मारे जाएंगे। एलिस कहता है कि अगर आप उनको किसी एक घर में कैद करना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। डोना कहती है कि मिस चैन की मौत से सभी दुखी हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी आधे अधूरे प्लान में मारे जाओ। पिछली बार जब हमने उन क्रिएचर्स के ऊपर गोलियां चलाई थी तब वो हंसने लगे थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। उन क्रिएचर्स को पकड़ना मतलब कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना है। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद हमें फातिमा दिखाई जाती है। और ऐसा करते हुए उसे तीली नाम की एक लेडी देख लेती है। वो कपड़े सुखाने बाहर आई थी और फिर फातिमा की नज़र जब तीली पर पड़ती है तो वो उसे देखकर घबरा जाती है। वो सड़ी हुई सब्जियों को वहीं गिरा कर घर आ जाती है। तीली भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है और कहती है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैं भी ऐसे ही करती थी। मुझे अंडों के सलों को चाटना अच्छा लगता था। मेरे पति के मर जाने पर मैं अंडों को कचरे से उठाकर खाती थी, लेकिन बाद में ये चीज़ें 3 हफ्ते के बाद अपने आप ठीक हो गई थी। फातिमा तीली की ये बातें सुनकर रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट भी मैं इस गांव में आने के बाद ही हुई हूँ और मुझे अब डर इस बात का है कि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान न हो जाए। फातिमा की ये बातें सुनकर तीली कहती है कि आओ मेरे साथ आओ, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। तीली फातिमा को अपने घर में लेकर आ जाती है और उसे टैरोट कार्ड दिखाती है और बताती है कि इन टैरोट कार्ड्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। इन कार्ड्स ने मुझे मेरे कैंसर के बारे में बता दिया था। ये फ्यूचर का कि आगे क्या होगा उसका संकेत दे देते हैं। तीली सारे कार्ड्स को एक टेबल पर रख देती है और कहती है कि अपना सवाल कर किसी भी एक कार्ड को उठा लेना, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिख जाएगा। फातिमा ऐसा ही करती है। वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछकर किसी एक कार्ड को उठाने लग जाती है। अब इससे पहले कि वो किसी एक कार्ड को उठा पाती, एक कौवा कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और अंदर आकर दीवार से टकराकर मारा भी जाता है। मतलब कि फातिमा के साथ या फिर उसके बच्चे के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। बिल इसके बाद कहानी तैबिता और हेनरी इन दोनों के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। तैबिता हेनरी को बता रही थी कि मैंने अभी कांच टूटने की आवाज सुनी है, शायद बाहर कुछ टूटा है। हेनरी बताता है कि बाहर एक पेड़ है और उसके ऊपर मेरी पत्नी ने कांच की बोतल जलगाई थी, उनमें से ही कोई एक बोतल नीचे गिरकर टूटी होगी। ये सुनकर तैबिता हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैं उस पेड़ को देखना चाहती हूँ। हेनरी तैबिता को पेड़ दिखाने बाहर लेकर आ जाता है
और कहता है कि यही वो पेड़ है जो मेरी पत्नी ने बनाया था। तैबिता पेड़ को हैरानी से देख रही थी। वो कहती है कि ऐसा पेड़ तो उस गांव में भी है, पर वो थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि गांव के उस पेड़ में एक दरवाजा है जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं। हेनरी बताता है कि ये पेड़ नकली है और इसी वजह से इसमें वो दरवाजा भी नहीं बना हुआ, पर असली पेड़ में दरवाजा जरूर है और असली पेड़ मेरी पत्नी ने किसी दूसरी जगह लगाया था। उस पेड़ को लगाने के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। हमारे साथ बुरी चीजें होने लगी थी। तैबिता अब उस असली पेड़ को देखना चाहती थी और ये बात वो हेनरी को भी कहती है। हेनरी तैबिता की बात मान जाता है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर उस जगह ले जाने लग जाता है जिस जगह उसकी पत्नी ने वो पेड़ लगाया था। हेनरी की कार में एक चीज पड़ी थी जिसे देखकर तैबिता बेचैन हो जाती है। उसे थोड़ा डर भी लगने लगा था क्योंकि हेनरी की कार में जिम का ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। तैबिता उस ब्रेसलेट को उठा लेती है और कहती है कि ये मेरे पति का है, ये वही ब्रेसलेट है और मैंने इसे अपने हाथों से बनाया था। काफी साल पहले मैंने इसे खो दिया था और फिर जब मुझे ये मिला तब मैं गांव में थी। गांव के डाइनर में मुझे ये मिला था, लेकिन बाद में मैंने इसे खो दिया था और अब ये तुम्हारी कार में है। ये आखिर उस गांव से तुम्हारी कार में कैसे आया? हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ब्रेसलेट तो मेरी पत्नी ने बनाया था। तैबिता कहती है कि ये चीजें मुझे अब समझ नहीं आ रही, ये मुझे परेशान करने लगी हैं। तैबिता कार रोकने को कहती है। वो कहती है कि मैंने अब कोई पेड़ नहीं देखना, लेकिन हेनरी कहता है कि बस हम पहुंचने वाले हैं। तैबिता अब और कार में नहीं बैठना चाहती थी। वो जबरदस्ती कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन फिर भी हेनरी पता नहीं क्यों कार नहीं रोकता। अब क्योंकि कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, इसी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जब कुछ देर के बाद तैबिता को होश आता है तो वो अपने आप को एम्बुलेंस में पाती है। हेनरी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और इनको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। एक ऑफिसर कहती है कि तुम्हारा साथी जल्दी ही ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी ज्यादा चोट नहीं आई है, तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। खैर कुछ देर ड्राइव करने के बाद ड्राइवर एम्बुलेंस को अचानक से रोक देता है और बताता है कि सामने एक पेड़ गिरा पड़ा है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर तैबिता चौंक जाती है। और बाहर आकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जहां बहुत सारे कौवे भी आ जाते हैं। अब क्योंकि तैबिता सब कुछ जानती थी, इसलिए वो कहती है कि हम वापस नहीं मुड़ेंगे, हम आगे जाएंगे, कैसे भी कर हमें इस पेड़ को हटाना पड़ेगा। ऑफिसर तैबिता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो तैबिता को एम्बुलेंस में बिठाकर वापस मुड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें ईथन दिखाया जाता है। ईथन घर में अकेला था और तभी किसी का कॉल आ जाता है। अब क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, इसलिए ईथन ही फोन को उठाता है। फोन थॉमस का था। थॉमस ईथन को कहता है कि हमारी माँ एम्बुलेंस में है और वो इस गांव में आने वाली है, तुम्हें कैसे भी कर माँ को बचाना है। इतने में ही घर में जिम आ जाता है और थॉमस जिम को भी यही बात कहता है। वो कहता है कि पापा तुम्हें कैसे भी कर माँ को बचाना है। जिम ने तो तैबिता की मौत को मान लिया था और इसलिए वो कहता है कि ऐसे बार बार फोन कर मुझे और मेरे बच्चों को परेशान करना बंद करो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम मेरे बेटे भी नहीं हो सकते। ये कहकर वो फोन को कट कर फोन को ही तोड़ देता है ताकि आगे से इन्हें कोई भी कॉल न आ सके। इतने बताता है कि थॉमस ने मुझे मॉम को बचाने को कहा है। उसने बताया कि मॉम गांव में आने वाली है। सीन कट होता है और हमें विक्टर एंड सारा ये दोनों दिखाए जाते हैं। विक्टर बहुत समय से जहां पर है और उसका मानना है कि फ्रॉम गांव का आमतौर पर मौसम नहीं बदलता, लेकिन जब भी बदलता है तो वो खतरे की निशानी होती है। अब जो अचानक से सर्दियाँ आई हैं वो एक खतरे की निशानी है। ये बातें वो सारा को बता रहा था। वो बताता है कि मैं जब छोटा था तब ऐसे हालातों में मैं बेसमेंट में छुप जाया करता था। अब लगता है कि दोबारा से मुझे बेसमेंट में जाकर छुपना पड़ेगा। विक्टर सारा को भी अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है और ये दोनों बेसमेंट में आकर कपड़े से अपना छोटा सा एक टेंट बना लेते हैं ताकि खतरा टल जाने तक ये सही सलामत जहाँ रह सकें। विक्टर सारा को बताता है कि मेरी मॉम जब बच्चों को बचाने गई थी तब मेरी मॉम ने मुझे बंकर से बाहर निकलने को मना किया था, लेकिन मेरी बहन ने मेरी मॉम की बात नहीं मानी थी और फिर अगले दिन मैं जब घर से बाहर निकला तो गांव के सभी लोग मरे पड़े थे। पूरे गांव में बस लाशें ही लाशें पड़ी थी। अगर कोई जिंदा था तो एक छोटा सा लड़का जिसके वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसने मुझे सभी लोगों को दफनाने को और उनका सामान लेने को कहा था। विक्टर अपना सूटकेस खोलता है और सारा को वो सामान दिखाता है जो उसने मरे हुए लोगों से ले लिया था। सूटकेस में से एक चीज गायब थी। विक्टर कहता है कि इनमें से एक चीज गायब है
और थोड़ी ही देर के बाद विक्टर को वो चीज याद आ भी जाती है। वो कहता है कि जैस्पर नाम का एक डॉल गायब है। क्रिस्टोफर कौन था? जैस्पर क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी का खिलौना था और क्रिस्टोफर हमें उस डॉल से बहुत हंसाया करता था। उस टाइम पर लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं थे, पर फिर भी हमें मजा आता था। फिर क्रिस्टोफर को वो निशान दिखने लगे और वो अपने आप में रहने लगा। उसने हमें हंसाना भी बंद कर दिया था। वो बदल गया था और इसी वजह से एक दिन मैं उसके पास गया और फिर मैंने जो देखा, इसके बाद हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है। रात हो चुकी थी और ये अभी तक वापस जाते ही जा रहे थे, जबकि अब तक तो हाईवे आ जाना चाहिए था। तभी तक को तो ये पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बाकी लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। खैर ये रुकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। वही गांव में हमें रैंडल और माइकल ये दोनों दिखाए जाते हैं। माइकल रैंडल की बस में आया था क्योंकि वो अब उन क्रिएचर्स में से किसी एक क्रिएचर को पकड़कर उसको टॉर्चर करना चाहता है। माइकल रैंडल को कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे ऑफिस में सोने को कहा था, लेकिन तुम अभी भी जहाँ रुके हो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? रैंडल कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो बताता है कि आज कुछ गड़बड़ है। अक्सर वो भूतिया क्रिएचर्स एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज अभी तक वो आए नहीं, मतलब कि कुछ जरूर बुरा होने वाला है। माइकल पूछता है लेकिन तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता? अब इससे पहले कि रैंडल कुछ बता पाता, गाँव में एम्बुलेंस आ जाती है। माइकल और रैंडल एम्बुलेंस को देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। ईथन भी एम्बुलेंस को रोकने बाहर आ जाता है। वो अपने मॉम को बचाने बाहर आया था। ईथन को बाहर देखकर माइकल उसे घर में ले जाता है और पूछता है कि बाहर तुम क्यों आए थे? ईथन बताता है क्योंकि एम्बुलेंस में मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को बचाने ही बाहर गया था। ये सुनकर माइकल परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो ईथन को कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने एम्बुलेंस में बाहर जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे। ईथन और जूलिया माइकल की बात को मान जाते हैं। इसके बाद जिम, माइकल और रैंडल ये तीनों मिलकर एम्बुलेंस में तैबिता को देखने बाहर जाते हैं। वही एम्बुलेंस का ड्राइवर बताता है कि सामने रोड पर कोई लेटा हुआ है। ये सुनकर ऑफिसर अपने 2 आदमी को उस बॉडी के पास भिजवा देती है और कहती है कि उसे देख कर आओ कि उसे क्या हुआ है। ऑफिसर की ये बात सुनकर तैबिता उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि उन्हें अंदर बुला लो, नहीं तो वो मारे जाएंगे। ऑफिसर तैबिता की बात नहीं सुनती। वो उसे हथकड़ी पहनाकर खुद भी बाहर चली जाती है। बाहर वो दोनों ऑफिसर उस बॉडी को देख रहे थे और फिर तभी अचानक से वो क्रीचर्स उन्हें मार देती है। और ये देखकर ऑफिसर क्रीचर के ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है, लेकिन क्रीचर को गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे और क्रीचर्स भी हर जगह से आ रहे थे, इसलिए ऑफिसर गोलियां चलाते चलाते कॉलोनी हाउस की तरफ आने लग जाती है। ऑफिसर एक गोली निक्की को, जो खिड़की से ऑफिसर को देख रही थी, उसे भी मार देती है, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि वो एक रियल इंसान है। ये क्या था? किसी को गोली लग गई। गोली लगने से निक्की घायल हो चुकी थी और ये देखकर कॉलोनी हाउस के कुछ लोग उसको बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऑफिसर को अंदर बुलाकर उसकी जान बचाते हैं। और फिर जब ऑफिसर निक्की को घायल हालत में देखती है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने एक रियल इंसान पर गोली चला दी है और इसी वजह से वो घबराने लग जाती है। वो सबसे माफी मांगती है। वो कहती है कि हर साइड से वो चीजें आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि किस पर गोली चलानी चाहिए थी और किस पर नहीं। वही दूसरी तरफ जब एम्बुलेंस के पास आ जाता है, तैबिता को सही सलामत जिंदा देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे बहुत खुशी होती है। ये दोनों भी एम्बुलेंस के पास आ जाते हैं। इन दोनों को भी तैबिता पर यकीन नहीं होता। जिम कहता है कि तैबिता हथकड़ी से बंधी हुई है, हमें इसे खोलना होगा। रैंडल कहता है कि मेरी बस में एक टूल किट है और मैं अभी उस टूल किट को लेकर आता हूँ। और माइकल तैबिता और जिम को कहता है कि तुम यहीं रुको। वो एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर लाशों को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ रैंडल बस में आकर टूल किट को उठा लेता है और फिर जल्दी से एम्बुलेंस की ओर आता है, लेकिन बीच रास्ते में क्रीचर्स आ जाते हैं। रैंडल के पास तालिस्मान पत्थर था और वो उस तालिस्मान पत्थर को दिखाकर उन्हें डराने लग जाता है, लेकिन वो क्रीचर्स डरते नहीं। वो कहते हैं कि ये ऐसे काम नहीं करता। ये सुनकर रैंडल माइकल को आवाज देता है और उसको आवाज देकर टूल किट को उसकी तरफ फेंक देता है और अपनी जान बचाने के लिए बस की तरफ भागने लग जाता है।
लेकिन कुछ कीड़े उसे वहां तक जाने नहीं देते, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। क्रिएचर्स ने अब रैंडल को घेर लिया था। वही माइकल टूल कट जम को दे देता है और खुद एम्बुलेंस चलाकर उन्हें कॉलोनी हाउस में लेकर आता है। हालांकि माइकल रैंडल को अकेला छोड़कर आने नहीं चाहता था, लेकिन ज्यादा लोगों की जान बचाने के चक्कर में वो ऐसा करता है। फिर इसके बाद जब तैबिता, हेनरी और माइकल जी कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाते हैं। तैबिता को जिंदा देखकर कॉलोनी हाउस के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि सभी लोगों ने मान लिया था कि तैबिता की मौत हो चुकी है। सीन कट होता है और हमें तीली दिखाई जाती है। तीली अर्जुन को बता रही थी कि फातिमा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कार्ड उठाने से पहले ही कमरे में एक पक्षी आकर मारा गया और पक्षी का ऐसे मरना काफी बुरा संकेत है। अर्जुन तीली की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका ध्यान उस क्रिएचर पर था जो उसे पिछले कुछ दिनों से बार बार दिख रही है। इस बार वो क्रिएचर अर्जुन से मदद मांग रही थी और वो ऐसा कहकर गायब हो जाती है और सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट कर दे जाता है। निकी की अब मौत हो चुकी थी और उसकी मौत से सभी दुखी थे। साथ ही क्रिएचर्स रैंडल को अधमरा कर उसे तड़पने के लिए वहीं छोड़ गए थे, ताकि गांव के सभी लोगों की जिंदा रहने की उम्मीद तोड़ी जा सके। वही लास्ट में हमें फातिमा दिखाई जाती है। फातिमा उस रूम के अंदर आ गई थी जिस रूम के अंदर निकी की लाश को रखा गया था, और फिर फातिमा निकी की बॉडी से उसका खून निकाल कर उसको खाने लग जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें डोना और माइकल ये दोनों दिखाए जाते हैं और ये दोनों रैंडल को कॉलोनी हाउस में लेकर आते हैं ताकि मरियम उसका इलाज कर सके। दरअसल रैंडल अभी भी जिंदा था, उसकी मौत नहीं हुई थी। और फिर जब रैंडल को होश आता है तो वो गुस्से में माइकल के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मुझे वहीं पर छोड़कर आ गए थे। माइकल इस बात के लिए शर्मिंदा था। फिर रैंडल को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है ताकि उसका वहाँ इलाज किया जा सके। वही डोना हेनरी से बात करने ऊपर जाती है और कहती है कि विक्टर तुम्हारा बेटा जहीं कहीं होगा, तुम बाद में उससे मिल लेना। हेनरी कहता है कि मेरा बेटा मेरे से नहीं मिलेगा। डोना पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। हेनरी बताता है कि मेरा बेटा इस गांव में अकेला फंसा रहा, लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका। उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ नहीं था, और एक पिता अपने बेटे को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है, शायद इसी वजह से। डोना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसे अपना थोड़ा सा वक्त दो और फिर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन विक्टर और सारा इन दोनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये दोनों कॉलोनी हाउस की तरफ आ रहे थे, क्योंकि अब ये दोनों जैस्पर को ढूंढने टनल में जाने वाले हैं। विक्टर सारा को बताता है कि जैस्पर टनल में गायब हुआ था और शायद वो अब हमें गुफा से ही मिलेगा। हम अब गुफा में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं अपना जरूरी सामान अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा ताकि हम गुफा में खो ना जाएं। ये दोनों कॉलोनी हाउस में आ जाते हैं। तिल्ली कॉलोनी हाउस की सफाई कर रही थी, क्योंकि जमीन पर खून गिरा पड़ा था। सारा पूछती है कि जहाँ क्या हुआ है। तिल्ली बताती है कि कल रात बहुत कुछ हुआ है। एक तो निक्की मारी गई और दूसरा रैंडल जख्मी कर दिया गया, जबकि तीसरा तैबिता, विक्टर के पिता और एक ऑफिसर, ये तीनों इस गांव में आ गए। इतने में डोना भी नीचे आ जाती है और वो विक्टर को कोने में लाकर उसे भी यही बात कहती है कि तैबिता इस बार तुम्हारे पिता के साथ आई है और तुम्हारे पिता ऊपर हैं, उससे मिल लो। डोना की ये बात सुनकर विक्टर हैरान हो जाता है। वो डर कर सारा के पास आ जाता है और सारा पूछती है कि तुम अपने साथ सामान क्यों नहीं लेकर आए हो, जबकि तुमने कहा था कि हम सामान लेकर गुफा में जाएंगे। विक्टर कहता है कि मेरे पिता इस गांव में आ गए हैं और मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए मैं सामान के बिना बाहर आया हूँ। सारा पूछती है लेकिन तुम अपने पिता से मिलना क्यों नहीं चाहते, उन्होंने ऐसा क्या किया है। विक्टर बताता है कि मैं जब इस गांव में आया था तब मैं बहुत छोटा था और इसी वजह से अब मेरे पिता उसी छोटे बच्चे से मिलना चाहते होंगे, जो कि मैं अब नहीं रहा। सारा कहती है कि तुम डर रहे हो, ये सोचकर कि वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे, लेकिन मेरी बात मानो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। फिर इसके बाद हमें एक मीटिंग होते हुए दिखाई जाती है। सभी तैबिता से सवाल पूछ रहे थे कि वो गांव से बाहर कैसे गई थी। तैबिता बताती है कि बोतल वाले ट्री के अंदर जाने के बाद मैं एक लाइट हाउस तक पहुंच गई थी। वो अपनी सारी कहानी बता देती है, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। फातिमा कहती है कि तुम पुलिस को या फिर किसी और को बताकर और उनकी मदद लेकर हमें भी बचा सकती थी। तुम्हारे पास हमें बचाने का, इस गांव से निकालने का एक अच्छा मौका था, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। तैबिता कहती है कि मेरी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं करना था और इसी वजह से मैंने फिर किसी से मदद भी नहीं मांगी। ये सुनकर तैबिता को सभी बुरा भला कहने लगे थे।
वो कहते हैं कि तुमने कोशिश भी नहीं की और तुमने खुद ही ये मान लिया कि कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, जबकि मदद हो सकती थी। एम्बुलेंस की ऑफिसर कहती है कि तैबिता ने मुझे इस गांव के बारे में बताया था, लेकिन मैंने भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करा था और मेरी तरह बाकी भी ऐसा ही करते। ऑफिसर की बात सुनकर एक लड़की उसका विरोध करने लग जाती है। वो कहती है कि इसने तो निक्की को मारा है, ये जहाँ इस मीटिंग में क्यों आई है। माइकल कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, इसने जानबूझकर उसे नहीं मारा और इसे उस बात को लेकर अब ब्लेम करना बंद करो। अब क्योंकि जम की पत्नी को सभी बुरा बड़ा बोल रहे थे, इसलिए जम कहता है कि अगर तुम लोग बाहर जाते तो तुम लोग क्या करते। डेल कहता है कि अगर हम गांव से बाहर जाते तो हम कुछ ना कुछ जरूर करते, लेकिन तैबिता बाहर घूमकर ऐसे ही आ गई, जबकि वो कुछ कर सकती थी। तैबिता कहती है कि एक जानी ने मेरी बात पर यकीन किया था, लेकिन वो खुद भी आज इस गांव में आ गया है। माइकल सबको शांत करता है और कहता है कि जब तैबिता इस गांव में आने के बाद इस गांव से बाहर जा सकती है तो हम भी जा पाएंगे, मतलब कि इस गांव से बाहर निकलना पॉसिबल है। डेल कहता है कि अब तुम ये भी बता दो कि वो पेड़ कहाँ पर है। माइकल कहता है कि नहीं, हमें इसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। तब एक लड़की कहती है कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, जैसे तैबिता ने किया था हम भी वैसा ही करेंगे। माइकल कहता है कि ये तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो पेड़ बहुत खतरनाक है। जरूरी नहीं कि वो तुम्हें लाइट हाउस तक ही पहुंचाएगा, वो हमें कहीं भी भेज सकता है। मैं जब उस पेड़ के अंदर गया था तब उसने मुझे बहुत खतरनाक जगह पर भेज दिया था, इतनी खतरनाक जगह पर कि मैं मरने के लिए भी तैयार था। वो पेड़ हमें कहाँ भेजेगा ये हमारी तकदीर पर डिपेंड करेगा। डेल कहता है कि चाहे जो भी हो हम अब अपने घर जाकर रहेंगे। मीटिंग के बाद तैबिता के घर में जेड आता है और कहता है कि तैबिता मुझे तुमसे बात करनी है, तुम इस गांव से आखिर बाहर कैसे गई थी। तैबिता सारी कहानी बता देती है और सारी कहानी सुनकर जेड कहता है कि तुम मुझे अब उस पेड़ के पास लेकर जाओगी जिस पेड़ ने तुम्हें लाइट हाउस तक पहुंचा दिया था, और मैं बस उस पेड़ को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे काम करता है। अब क्योंकि तैबिता के ऊपर सभी लोगों ने इल्जाम लगाया है और इसी वजह से वो जेड की बात मान जाती है ताकि वो सब कुछ पता लगाकर सभी लोगों के सवालों के जवाब दे सके। ये दोनों उस पेड़ तक आ जाते हैं जिसके ऊपर बोतल से लगी हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि डेल भी इनका पीछा करते करते इस पेड़ तक आ पहुंचा था। वही दूसरी तरफ हमें फातिमा दिखाई जाती है। फातिमा मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सड़ी हुई सब्जियों को खाने आ गई थी और इस बार उसे ऐसा करते हुए एलिस देख लेता है। पहले पहले तो फातिमा बहाने बनाती है, लेकिन जब एलिस नहीं मानता तो वो अपनी असलियत उसे बता देती है। वो कहती है कि मुझे सड़ा हुआ खाना खाकर सुकून मिलता है और ये तब से जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। मुझे लगता है कि हमारे होने वाले बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वही ईथन घर से बाहर निकलकर हेनरी के पास आ जाता है और कहता है कि मेरी मॉम को बचाकर आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमने अपने मॉम की मौत को मान लिया था। ये दोनों बात करते करते एनिमल फार्म की तरफ जाने लगे थे और फिर तभी अचानक से इनके सामने सारा और विक्टर ये दोनों आ जाते हैं। हेनरी तो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं। विक्टर कहता है कि डैड मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं इस गांव से बाहर नहीं निकल सका। हेनरी विक्टर को हिम्मत देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम दोनों इस गांव से बाहर निकलेंगे। फिर इसके बाद हमें डेल दिखाया जाता है। वो अब इस पेड़ के अंदर जाने वाला था और उसे ऐसा करने से तैबिता और जेड जी दोनों रोकते हैं। तैबिता कहती है कि इस पेड़ के अंदर जाने से तुम मर भी सकते हो। डेल कहता है कि मैं अगर इसके अंदर ना गया तो फिर कोई ना कोई और जरूर जाएगा, इसी वजह से अब सबसे पहले मैं ही इसके अंदर जाऊंगा। साथ ही तैबिता बाहर जाकर मैं वहां से कोई मदद भी लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो पेड़ के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है, जबकि तैबिता और जेड बॉटल्स को तोड़कर उनमें से निकले नंबर्स को देखने लग जाते हैं, जिसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। वही दूसरी तरफ अब गांव के सभी लोगों को डेल के चलाने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। दरअसल डेल का शरीर दीवार के अंदर आ चुका है और ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे, मतलब कि वो पेड़ सच में बहुत खतरनाक है और देखते ही देखते डेल मारा जाता है।
एपिसोड की शुरुआत में हमें जिम और तैबिता ये दोनों दिखाए जाते हैं। तैबिता को नींद नहीं आ रही थी और इसी वजह से वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जिम भी ये देखकर उठ जाता है और पूछता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तैबिता बताती है कि मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। मैं जब इस गांव से बाहर गई थी तब मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। खैर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। ये सुनकर जिम चिढ़ जाता है और कहता है कि जब तुम इस गांव से गई थी तब मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बच्चों को संभालने की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। जूलिया ने तो मेरे से बात करना भी बंद कर दिया था। खैर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी। इन दोनों की बहस होने लग जाती है। Shining armor, right? Everything you did, every choice you made was perfect. साथ में क्रिएचर से भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब अगला दिन आता है और हमें जेड एंड माइकल ये दोनों दिखाए जाते हैं। जेड उन बोतल में से निकले नंबर्स की मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उन नंबर्स का असली मतलब समझकर ये पता लगा सके कि वो पेड़ कैसे काम करता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उन नंबर्स का मतलब नहीं समझ पाता। माइकल कहता है कि मुझे बोतल के अंदर से जो नंबर मिला था वो 1864 था। हो सकता है कि ऐसे बोतल वाले पेड़ और भी हों। ये सुनकर जेड कहता है कि ऐसा जरूर हो सकता है। तुमने मुझे अब एक अच्छा आइडिया दे दिया है। मैं अभी दूसरे किसी बोतल वाले पेड़ को ढूंढने जा रहा हूँ। माइकल कहता है कि ठीक है, लेकिन रात होने से पहले वापस जरूर आ जाना। जेड कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं रात होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद सीन हेनरी और विक्टर इन दोनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। विक्टर अपने पिता से कह रहा था कि मैं कहीं जाने वाला हूँ, तब तक आप इस कमरे में ही रुक सकते हो। हेनरी पूछता है कि लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। विक्टर बताता है कि कहीं दूर, और मैं जो काम करने वाला हूँ वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर हेनरी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें मेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। विक्टर मान जाता है और ये दोनों गुफा की तरफ चले जाते हैं। वही फातिमा एलिस को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसे सड़ा हुआ खाना खाकर सुकून मिलता है। वो ये भी बता देती है कि वो कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती थी। एलिस कहता है कि अब हमारा क्रिस्टी के पास जाना सही रहेगा, वो हमारी जरूर मदद करेगी। पिछली बार भी उसने हमारी मदद की थी। फातिमा क्रिस्टी के पास जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि बाकी लोगों को जब मेरी असलियत पता चलेगी तो सभी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगेंगे और डर तो और भी पैदा हो जाएगा। एलिस कहता है कि लेकिन हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकते, ऐसे में तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हम ये बात किसी न किसी को तो जरूर बताएंगे। ये कहकर एलिस अपने पापा को बुला लेता है और फातिमा की सारी सच्चाई उसे बताने लग जाता है। वही विक्टर और हेनरी जो टनल तक आ जाते हैं। विक्टर अपने पापा को टनल में लेकर नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि आप चले जाओ, हमारा सफर यहीं तक था, मैं अब अकेला ही इस गुफा में जाऊंगा। हेनरी विक्टर की बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा, अगर तुम इस गुफा में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, चाहे जो भी हो। खैर काशी मना करने के बाद भी हेनरी बात नहीं मानता और इसलिए फिर विक्टर हेनरी को भी अपने साथ गुफा में लेकर जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद विक्टर कहता है कि जरा सा भी शोर मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। विक्टर एक निशान छोड़ता जाता है ताकि उन्हें गुफा से बाहर निकलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये धीरे धीरे कर गुफा में बने हुए उस रूम तक पहुंच जाते हैं जिस कमरे तक विक्टर आना चाहता था। कमरे के अंदर जेस्पर वो डॉल पड़ी थी और विक्टर उसे उठाकर अपने बैग में रख लेता है। इतने में ही इन्हें एक लड़की नजर आना शुरू हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, बल्कि तुम तो खुद ही मारे जाओगे। ये सुनकर विक्टर और हेनरी ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये बिना वक्त जाए कि भागना शुरू कर देते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि विक्टर काफी ज्यादा डर चुका था इसलिए वो उस जगह आ जाता है जहाँ वो अक्सर आया करता था। हेनरी भी काफी ज्यादा डर चुका था। वो कहता है कि इतना डर मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा जितना डर मुझे इस गांव में आकर लग रहा है। सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा डर गया था। अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं उस गुफा में कभी ना जाता। विक्टर कहता है कि मुझे भी काफी डर लगता है और जब वो मुझे डर लगता है तो मैं इसी जगह आ जाया करता हूँ। ये कहकर वो उस डॉल को निकालता है और एक जगह पर रख देता है। हेनरी पूछता है कि इतनी डरावनी गुफा में हम इस अकेली डॉल को लेने वहाँ क्यों गए थे जबकि वहाँ और भी काफी चीजें पड़ी थी। विक्टर कहता है क्योंकि हमें बचाने वाली सिर्फ यही एक डॉल है, ये डॉल हमारी सहायता जरूर करेगी। हेनरी पूछता है कि लेकिन ये हमारी मदद कैसे कर सकती है, ये बस एक आम सा खिलौना है। विक्टर कहता है कि नहीं, आप बस इसको गलत नजरिए से देख रहे हो। अगर आप इसको मेरी नज़र से देखोगे तो ये डॉल हमारी मदद जरूर करेगी।
फिर हमें मरियम और रैंडल जी दोनों दिखाए जाते हैं। मरियम रैंडल की पट्टी खोल देती है और चेक कर कर बताती है कि उन क्रिएचर्स के हमला करने के बाद भी तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो रहे हो। आमतौर पर वो जिस पर हमला करते हैं वो बचता नहीं, लेकिन शायद तुम खास हो। And the stitches are holding well. There's going to be a lot of bruising, a lot of discomfort. रैंडल कहता है कि मैं ठीक तो हो रहा हूँ, लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो अब अकेले रहने में भी डर लगने लगा है। मरियम कहती है कि अगर तुम इतना ही डरते हो तो तुम उस बस में अकेले क्यों रहते हो, तुम जहाँ क्लिनिक में क्यों नहीं आ जाते। रैंडल बात मान जाता है। वही अब हमें तैबिता दिखाई जाती है। तैबिता अपने बच्चे ईथन के पास बैठी थी और फिर तभी अचानक से ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। तैबिता कहती है कि ये जरूर जूलिया है, वो कुछ कर रही होगी। ईथन कहता है कि नहीं, जूलिया तो बाहर गई है। ये सुनकर तैबिता ऊपर आने लग जाती है, ये जानने के लिए कि ऊपर कौन है। ऊपर एक दो छोटे छोटे बच्चे थे जो तैबिता को किसी अजीब सा नाम लेकर पुकार रहे थे। और थोड़ी ही देर के बाद वो गायब भी हो जाते हैं। वही इसके बाद हमें माइकल दिखाया जाता है। माइकल ने फातिमा की सारी कहानी जान ली थी। वो फातिमा को कहता है कि हमें एम्बुलेंस के अंदर से एक मशीन मिली है, हम उससे तुम्हारी प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा ठीक है भी या नहीं। वो फातिमा को क्रिस्टी के पास लेकर आ जाता है और फातिमा का टेस्ट करवाता है। क्रिस्टी फातिमा का टेस्ट करने लग जाती है। वो अल्ट्रासाउंड मशीन से उसके बच्चे को देखने लग जाती है, लेकिन पेट में कुछ भी नहीं दिखता। क्रिस्टी बार बार फातिमा का पेट चेक करती है, लेकिन उसे हर बार कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो बताती है कि फातिमा प्रेग्नेंट है ही नहीं, पेट में कोई बच्चा नहीं है। No, that's impossible. फातिमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है। ये एक सोचने वाली बात थी और क्रिस्टी भी इसका जवाब नहीं दे पाती। फिर इसके बाद हमें जेड दिखाया जाता है। इसको बोतल वाला एक पेड़ और मिल चुका था और इस पेड़ की बोतल्स के अंदर भी जेड को वही नंबर मिलते हैं जो पहले वाले पेड़ की बोतल्स के अंदर थे। जेड वापस आ जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर नंबरों के पीछे क्या राज छुपा हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद जहां ईथन और तैबिता ये दोनों भी आ जाते हैं। तैबिता पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जेड बताता है कि मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बोतल वाला वैसा ही एक पेड़ और मिल चुका है और उस पेड़ की बोतल्स के अंदर से भी मुझे वही नंबर से मिले हैं जो कि मुझे पहले वाले पेड़ की बोतल्स के अंदर से मिले थे। ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं इन नंबर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तैबिता कहती है कि फिर ऐसे में तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तैबिता मदद करने लग जाती है। अब इससे पहले कि वो भी कुछ कर पाती, उसे एक स्केच दिखता है जो जेड ने बनाया था। तैबिता पूछती है कि ये स्केच तुमने कैसे बना लिया। जेड बताता है कि जब हम जंगल में गए थे तब मैंने ऐसी चीजें देखी थी और फिर मैंने स्केच बना दिया, लेकिन तुम इतनी शौक में क्यों हो। तैबिता को अपना बचपन याद आने लग जाता है। वो कहती है कि मैं जब छोटी थी तब मुझे एक सपना बार बार आया करता था। सपने में मुझे 3 लाल कलर के बड़े बड़े पत्थर दिखते थे और जिसका तुमने स्केच बनाया है वो भी। अक्सर मैं किसी चीज को देखकर डर जाया करती थी और ये सपना मुझे हर रात आया करता था। इस एपिसोड में हमें इतना कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक ब्लैक स्मोक होगी, क्योंकि लॉस्ट सीरीज में भी ऐसा ही किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज भी लॉस्ट सीरीज के डायरेक्टर ने बनाई है। लास्ट में हमें एल्जिन दिखाया जाता है। उसको उसी क्रिएचर ने जो उसे बार बार दिख रही है वो पीछे से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बाकी सभी लोगों को भी बचा लूंगी। ये कहकर वो गायब हो जाती है। वेल, अब ये कहानी 3 पॉइंट में बट चुकी है जहाँ से इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता निकल सकता है। एक एल्जिन वाले पार्ट में अगर वो उस क्रिएचर की मदद करता है तो शायद वो गांव से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है। दूसरा विक्टर वाले पार्ट में हो सकता है कि वो डॉल जैस्पर विक्टर की मदद करे और क्या पता वो उसे गांव से बाहर निकलने का रास्ता भी बता दे। और तीसरा जेड और तैबिता वाले पार्ट में हो सकता है कि ये नंबर्स की मिस्ट्री को सुलझाकर कोई रास्ता जरूर निकाल लें। अब देखना ये होगा कि कौन इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता निकालेगा। वेल, आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है क्रिस्टी से। क्रिस्टी ने फातिमा का टेस्ट कर लिया है और अब वो बताती है कि कई केसेस में हम ये मान लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता और अर्ली साइंस में भी ऐसा माना गया है। इस तरह के केसेस को माइक्रोमेट्रिक प्रेगनेंसी कहते हैं।
फातिमा क्रिस्टी की बात नहीं मानती। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन मरियम कहती है कि जहाँ कुछ भी मुमकिन है, तुम हमारी बात मानो या ना मानो। मरियम की ये बात सुनकर फातिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में कॉलोनी हाउस में आ जाती है। मरियम भी उसके पीछे जाती है और बताती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन जहाँ इस गांव में कुछ भी हो सकता है, मेरी बात मानकर तुम एक बार नॉर्मल खाना खाकर देखो, क्या पता तुम्हें अच्छा फील हो। फातिमा बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं कचरा नहीं खा सकती। इतने में एल्जिन भी आ जाता है और मरियम चली जाती है। एल्जिन फातिमा को कहता है कि मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, लेकिन क्रिस्टी भी सही हो सकती है, उसकी बात पर यकीन करा जा सकता है। ये बात सुनकर फातिमा अपने पेट का साइज चेक करती है और कहती है कि ये थोड़ा सा और बढ़ चुका है, मतलब कि मेरे पेट में जो कोई भी चीज़ है वो पावरफुल बनती जा रही है। अगर सबका मानना है कि मेरे पेट में बच्चा नहीं है, तो आखिर मेरे पेट में और फिर क्या चीज़ हो सकती है। ये बात सुनकर एलिस को कुछ समझ नहीं आता। वो खुद भी परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें विक्टर दिखाया जाता है। विक्टर जैस्पर के ऊपर गुस्सा कर रहा था, उस पर चिल्ला रहा था, क्योंकि जैस्पर डॉल विक्टर के साथ कोई भी बात नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद विक्टर के पास हेनरी आ जाता है और कहता है कि बेटा, कल रात से तुम इस खिलौने से बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रात रात भर जाग कर अगर तुम ऐसा ही करोगे तो ये खिलौना तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाएगा, और मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। विक्टर कहता है कि चाहे जो भी हो, इस खिलौने को मेरे से बात करनी ही पड़ेगी। हेनरी कहता है कि वो एक खिलौना है और वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। विक्टर कहता है कि नहीं, ये खिलौना मेरे से बात जरूर करेगा। ये कहकर वो जैस्पर को उठाकर सारा के पास आ जाता है और सारा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बेसमेंट में जाकर इस डॉल से बात करना चाहता हूँ। सारा बात मान जाती है और विक्टर को अंदर ले लेती है। इसके बाद हमें एल्जिन दिखाया जाता है। एल्जिन फातिमा के लिए एक चीज बना रहा था और फिर तभी उसका कैमरा एक फोटो क्लिक कर देता है। कैमरे के पास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी फोटो अपने आप क्लिक हो गई थी। फोटो एक बेसमेंट की थी और एल्जिन उस जगह को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो तुरंत उस जगह आ जाता है और डरते हुए बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। ये बेसमेंट काफी पुराना लग रहा था। इसके बाद एल्जिन की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है और वो उस दरवाजे को खोलकर अगले रूम में चला जाता है। अगले रूम में इतना कुछ तो नहीं था, बस एक अलमारी जरूर थी। एल्जिन अलमारी को चेक करता है, लेकिन अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं था, वो खाली थी और इसीलिए वो उसका दरवाजा बंद कर वापस मुड़ने लगता है। अब इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाता, उसको नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। एल्जिन समझ जाता है कि अलमारी के पीछे दरवाजा है और इसी वजह से वो अलमारी को घिसाकर उसे साइड में कर देता है। एल्जिन का शक सही था। अगले रूम में जाने के लिए एक लाल दरवाजा बना हुआ था और एल्जिन इस लाल कलर के दरवाजे को भी खोलकर अगले रूम में आ जाता है। अगले रूम में एक लाश पड़ी थी, साथ ही वो क्रिएचर भी एल्जिन को नजर आ जाती है, जो बार बार उससे मदद मांग रही थी। बिल सीन कट होता है और हमें अकोस्टा ऑफिसर दिखाई जाती है। अकोस्टा ने गलती से निक्की के ऊपर गोली चला दी थी और उसकी अब मौत हो चुकी है, इसीलिए ये ऑफिसर अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। अकोस्टा चैन के रेस्टोरेंट में आ जाती है। चैन के रेस्टोरेंट में उसका बेटा कैनी था। अकोस्टा पूछती है कि ये आखिर किस तरह की जगह है, जहां आने के बाद कोई वापस क्यों नहीं जा पाता। कैनी बताता है कि हमने इन सवालों के जवाब जानने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन हम हर बार नाकाम रहे हैं, हमें कभी जवाब नहीं मिले। पहले पहले तो हमें भी जहाँ रहने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वक्त के साथ हमें इस जगह की आदत पड़ गई। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अकोस्टा कहती है कि नहीं, मैं जहाँ नहीं रुकूंगी, मैं कैसे भी कर इस गांव से बाहर निकल कर ही रहूंगी। कैनी बताता है कि सब ने कोई ना कोई कोशिश की है और हर कोई पहले ऐसा ही कहता था, तभी को छोड़कर इस गांव से बाहर कोई भी नहीं निकल पाया। ये सुनकर अकोस्टा पूछती है कि वो राक्षस घर में क्यों नहीं आते। कैनी बताता है क्योंकि हर घर के दरवाजे पर तालिस्मान पत्थर लगे हुए हैं, तालिस्मान पत्थर हमें बचाने का काम करता है। अकोस्टा पूछती है कि ये आखिर तुम लोगों को कहाँ से मिले। कैनी बताता है कि इनको माइकल लेकर आया था, उसको कहीं से मिले थे। ये सुनकर अकोस्टा कहती है कि वो तो घमंडी है, वो अपने आप को जहाँ का शासक समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने मेरी गन छीनकर अपने पास रख ली है, जबकि मैं एक ऑफिसर हूँ और निक्की के ऊपर गोली मैंने जानबूझकर नहीं चलाई थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। ये सब बोलते बोलते अकोस्टा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
Want your fucking fresh clothes. और वो माइकल के कैबिन की तरफ चली जाती है। वही माइकल डोना से बात कर रहा था। वो डोना को फातिमा के बारे में सब कुछ बता देता है। डोना कहती है कि जहाँ प्रेग्नेंट होना कोई जादू से कम नहीं है। मुझे लगता है कि शायद उस मशीन में कोई खराबी होगी। माइकल कहता है कि नहीं, क्रिस्टी के मुताबिक वो मशीन पूरी तरह से ठीक है और क्रिस्टी से भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब ना जाने हमें कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। डोना कहती है कि इस जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। और हाँ, मैं अब फातिमा को कॉलोनी हाउस में नहीं रखने वाली, क्योंकि कॉलोनी हाउस में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। जबकि तुम लोग अलग अलग घरों में अलग अलग रहते हो, फातिमा को भी अब अलग रूम दे देना चाहिए। ये सुनकर माइकल कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जरूर कुछ करता हूँ। वो अपने कैबिन में आ जाता है। कैबिन में पहले से अकोस्टा थी और वो माइकल को देखकर कहती है कि मुझे मेरी गन दो, मैं अपने गन के बगैर जहाँ से नहीं जाऊंगी। माइकल कहता है कि तुमने किसी को मारा है और वो तुम्हारे डर की वजह से हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें अब गन नहीं देने वाला। अकोस्टा कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था और वो राक्षस मैंने पहली बार देखे थे। माइकल कहता है इसी वजह से ही मैं तुम्हें गन नहीं दे रहा। पहले तुम्हें मुझे ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम गन को कंट्रोल करने के काबिल हो। ये सुनकर अकोस्टा माइकल को अपनी पुलिस की आईडी दिखाती है और कहती है कि मैं एक असली पुलिस ऑफिसर हूँ। माइकल कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गन नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ मुझे ही सबको बचाना होता है, अब तुम्हारा जहाँ से जाना ही सही रहेगा। अकोस्टा कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं गन के बगैर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर माइकल दीवार में से अकोस्टा की गन को निकाल लेता है और उसकी गोलियां निकाल कर उसको दे देता है और कहता है कि गोलियां तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम खुद को सही साबित कर दोगी। अकोस्टा हाँ में जवाब देकर चली जाती है। मतलब कि ये कैरेक्टर आगे जाकर एक सॉलिड रोल प्ले करने वाला है और अगर कोई माइकल की जगह ले सकता है तो शायद वो अकोस्टा होगी। अब अगले सीन में हमें जूलिया दिखाई जाती है। जूलिया अपना सामान लेकर हॉस्पिटल में आई थी और उसे रेंडल मिल जाता है जो कहीं जा रहा था। जूलिया कहती है कि मेरे घर वाले कहीं बाहर गए हैं और इसीलिए एक रात में हॉस्पिटल में ही रुकूंगी। रेंडल कहता है कि तुम रुक सकती हो, मैंने भी अब अपनी बस को छोड़ दिया है। जूलिया पूछती है कि तो फिर तुम अभी कहाँ जा रहे हो। रेंडल बताता है कि कहीं घूमने, और तुम मेरे साथ आ सकती हो। जूलिया तैयार थी। वो कहती है कि मैं बैग रख कर आती हूँ और इसके बाद ये दोनों कॉलोनी हाउस की इमरजेंसी कार को लेकर घूमने चले जाते हैं। अब क्योंकि जूलिया को कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए रेंडल उसको कार कैसे चलाई जाती है ये भी बताने लग जाता है। ये कार लेकर गांव से काफी दूर तक आ जाते हैं और फिर तभी रेंडल को कीड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। ये कीड़े सिर्फ रेंडल को ही दिख रहे थे और ये उसको परेशान करने लग जाते हैं, इसलिए रेंडल कार को रोककर उससे बाहर आ जाता है और जूलिया को कहता है कि तुम गांव में चली जाओ, मैं जंगल में जा रहा हूँ। जूलिया भी रेंडल के पीछे जाती है। जूलिया और ये दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह माइकल बुरी तरह से फंसा था। इन दोनों को भी इस जगह की पावर महसूस होती है, जैसे ये जगह इनको अपनी ओर खींच रही हो। रेंडल कहता है कि रात होने वाली है, हमें अब मुड़ जाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ तो कुछ भी बुरा हो सकता है। जूलिया बात मान जाती है। बिल इसके बाद हमें जिम एंड दो लोग और दिखाए जाते हैं। जिम नदी के किनारे से उन सब्जियों को लेने आया था जो उसे तब मिली थी जब वो तबिता को ढूंढने कैनी के साथ जंगल में आया था। जिम कह रहा था कि जल्दी करो, रात होने से पहले हमें कैसे भी कर गाँव में पहुँचना है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ तबिता, येड और ईथन ये तीनों भी आ जाते हैं, क्योंकि तबिता उस जगह को देखना चाहती थी जिस जगह को देखकर जेड ने उन चीजों का स्केच बनाया था। जिम इनको देखकर कहता है कि तुम जहाँ क्यों आए हो और जूलिया कहाँ पर है। तबिता बताती है कि जूलिया ठीक है और हम जहाँ किसी जगह को देखने आए हैं, एक ऐसी जगह को देखने जो इस गांव में है, और बचपन में मुझे उसके सपने बार बार आया करते थे। येड उस जगह को जानता है। ये सुनकर जिम अपने दोनों आदमियों को गाँव की तरफ जाने को कह देता है और खुद तबिता के साथ जाने का फैसला करता है। इसके बाद ये धीरे धीरे कर उस जगह आ जाते हैं जिस जगह के सपने तबिता को हर रात आया करते थे। तबिता को ये जगह देखकर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि ये जगह वैसी की वैसी है, ये मुझे सपने में दिखा करती थी, मैं इस बड़े लाल पत्थर के पीछे आकर छुप जाया करती थी। येड कहता है कि जहाँ तुम्हारा आना ये शायद तुम्हारी तकदीर में लिखा था, इसी वजह से ही आज तुम जहाँ हो। ये गाँव तुम्हें जानबूझकर जहाँ लेकर आया है, शायद तुम किसी चीज के लिए चुनी गई हो। ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हमें फातिमा दिखाई जाती है। फातिमा का पेट अचानक से अंदर की ओर जाने लग जाता है और इससे उसे बहुत तकलीफ भी हो रही होती है। वो अपने पेट का दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फातिमा की बॉडी नॉर्मल हो जाती है, पेट भी दर्द करने हट जाता है।
और इसके बाद फातिमा का सड़ा हुआ खाना खाने का मन करने लग जाता है और इसी वजह से वो तुरंत ही उस जगह आ जाती है जिस जगह सड़ी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अब इससे पहले कि फातिमा सब्जियों को खा पाती, फातिमा के पेट में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है। इत्तेफाक से इस बार तीली उसकी मदद करने आ जाती है क्योंकि उसने फातिमा के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। लेकिन फातिमा तीली को जाने के लिए बोल देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अब क्योंकि तीली फातिमा की मदद करना चाहती थी और इसी वजह से वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जाती। अब तीली के ना जाने पर फातिमा को पता नहीं क्या हो जाता है। वो चाकू से तीली पर हमला कर देती है। चाकू सीधे दिल पर लगा था और तीली गिर जाती है। ये देखकर फातिमा चिल्लाना शुरू कर देती है। वो अब मदद मांग रही थी लेकिन तीली फातिमा को जाने को कहती है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ एल्जिन भी आ जाता है और एल्जिन के आते ही तीली दम तोड़ देती है क्योंकि चाकू सीधे दिल पर लगा था। एपिसोड 8 की शुरुआत में माइकल फातिमा को जंगल में बने एक कैबिन की तरफ लेकर जा रहा था और वहां ले जाकर माइकल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तीली को क्यों मारा। अब अगर लोगों को पता चला तो वो तुम्हें सजा देने को कहेंगे। ये सुनकर फातिमा अपनी सारी कहानी बताने लग जाती है। वो कहती है कि मैं सड़ी हुई सब्जियों को खाने स्टोर रूम में गई थी लेकिन वहां जाकर मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर तीली वहां आ गई थी। वो मेरी मदद करना चाहती थी जबकि मैंने उस पर हमला कर उसे मार दिया। मेरे खुद के शरीर पर कंट्रोल ही नहीं रहा था और मैं उसे मारना भी नहीं चाहती थी। ये सुनकर माइकल फातिमा को हिम्मत देता है और कहता है कि तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा लेकिन तब तक तुम्हें इस कैबिन में ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर माइकल अपने बेटे एलिस के पास आ जाता है और अपने बेटे को सच बताने से मना करता है लेकिन एलिस सबको सच बताना चाहता था। वो कहता है कि हम सबको सच बताएंगे कि कत्ल फातिमा से गलती से हुआ है और उसने जानबूझकर तीली को नहीं मारा। ये बात सुनकर माइकल कहता है कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो पहली बात तो हमारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और दूसरी ये कि लोग फातिमा को सजा देने को कहेंगे, उसे बॉक्स में बंद करने को कहेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी बात मानकर अब तुम अपने कमरे में जाओ और जरूरत का सारा सामान अपने बैग में ले लो। मैंने फातिमा को बचाने के लिए कुछ सोच लिया है। इतना कहकर माइकल स्टोर रूम में आ जाता है। स्टोर रूम में अकोस्टा और कैनी दोनों थे और ये तीली की लाश को देख रहे थे। माइकल पूछता है कि इसे किसने मारा होगा। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। कैनी बताता है कि जहाँ काफी लोग आते जाते रहते हैं। अब ऐसे में तीली को किसने मारा होगा इसके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल है। अकोस्टा कहती है कि सही कहा और इसलिए अब हम सभी से पूछताछ करेंगे। वही इसके बाद हमें जिम और तैबिता ये दोनों दिखाए जाते हैं जो कि वापस अपने घर में आ चुके थे। जिम तैबिता से कह रहा था कि तुम अब वो काम करने लगी हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और अब जैसे तुम्हारा उन पत्थरों वाली जगह पर जाना, ऐसे में हमारे बीच और दूरियां आ जाएंगी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम इस गांव से बाहर गई थी तब हमें हमारे बच्चे थॉमस का कॉल आने लगा था। मैं ये नहीं जानता कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है लेकिन आवाज़ थॉमस की होती थी, मानो जैसे हमारा बच्चा थॉमस ही बात कर रहा हो। ये सुनकर तैबिता हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अब इसका क्या मतलब हो सकता है। इतने में दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजे पर सारा थी और वो तैबिता से कहती है कि विक्टर ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि उसके मुताबिक अब सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो विक्टर पागल भी हो सकता है। ये सुनकर तैबिता सारा की बात मान जाती है। अब हालांकि जिम उसे विक्टर के पास जाने से मना करता है लेकिन फिर भी तैबिता जिम की बात नहीं सुनती। वो सारा के साथ उसके घर के बेसमेंट में आ जाती है। बेसमेंट में विक्टर पहले से बैठा था और वो सारा को देखकर उसे जैस्पर डॉल पकड़ा देता है और कहता है कि अब तुम्हें ही इस डॉल से बात करनी पड़ेगी, तुम ये कर सकती हो। तैबिता कहती है कि आखिर मैं इससे क्या बात करूं और भला एक खिलौना कैसे बात कर सकता है। विक्टर कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। असल में ये खिलौना बात करता है और अब सिर्फ तुम ही इससे बात कर सकती हो। ये सुनकर तैबिता मान जाती है। वो कहती है कि मैं इससे बात करूंगी लेकिन तब जब तुम इसके बारे में मुझे सारी कहानी बताओगे। विक्टर सारी कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है कि इस डॉल का नाम जैस्पर है और इसका मालिक क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी हुआ करता था। एक दिन मैंने जैस्पर को बात करते हुए देखा था। वो क्रिस्टोफर को गांव के राज बता रहा था। ये सुनकर तैबिता पूछती है कि जब तुमने जैस्पर को बात करते हुए देखा था तब तुम कहाँ थे, मतलब कि वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा घर था। विक्टर कहते हैं कि ये मुझे याद नहीं, बस मुझे यही याद है कि जैस्पर बात कर रहा था। तैबिता कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद ही मैं जैस्पर से बात करूंगी।
विक्टर उस जगह को याद करना शुरू कर देता है और ये सीन यहीं कट करते जाता है। वही अब हमें जूलिया और रैंडल ये दोनों दिखाए जाते हैं। ये दोनों भी वापस आ चुके हैं। जूलिया तो अभी भी उस जगह जाना चाहती थी और ये बात वो रैंडल को भी बताती है, लेकिन रैंडल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इस जगह की एनर्जी हम दोनों ने महसूस की है, वो काफ़ी ज़्यादा थी। इतनी दूर खड़े होने के बाद भी वो हमें अपनी ओर खींचना चाह रही थी। कहने का मतलब कि वो जगह हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है और अब उस जगह को भूल जाना ही सही रहेगा। ये सुनकर जूलिया अपने घर आ जाती है। घर में जिम था और वो जूलिया को कहता है कि इथन का ध्यान रखना, वो ऊपर कमरे में है। इतना कहकर वो जेड के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को जंगल में ले जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम ऐसा करने वाले आखिर होते कौन हो? जेड कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जंगल में लेकर नहीं गया था, बल्कि वो खुद मुझे जंगल में लेकर गई थी, क्योंकि मैं ही उस जगह को जानता था। ये सुनकर जिम कहता है कि फिर भी तुम मेरे घर वालों से दूर हो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में उन्हें कुछ भी हो सकता है और फिर मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं रुकूंगा। इन दोनों की काफी बहस होने लग जाती है। सबसे पहले तो अपना हाथ दूर रखो। तुम एक अकेले खुदगर्ज और मतलबी किस्म के कमीने हो। ये दिख रहा है तुम्हें? देखो, इससे मदद मिलती है। नहीं। एंड में जेड कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर तुम अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करो कि वो मेरे पास ना आए। बाकी तैबिता अब बच्ची नहीं रही, वो काफी समझदार है। इतना कहकर जेड चला जाता है। दूसरी तरफ जूलिया इथन के पास ऊपर बैठी थी और उसने इथन को उन पत्थरों वाली जगह पर जाने के लिए मना लिया था और इसके बाद ये बिना किसी को बताए उस जगह आ भी जाते हैं। जूलिया कहती है कि कल रैंडल के साथ मैं जहाँ आई थी, लेकिन रैंडल ने मुझे इन पत्थरों के बीच जाने नहीं दिया था, जबकि मैं जाना चाहती थी। मुझे ये लगता है कि इन पत्थरों के बीच जाने के बाद हमारी कुछ मदद हो सकती है। इथन कहता है कि अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन पत्थरों के बीच जाने लग जाते हैं और उन पत्थरों के बीच जाते ही जूलिया के हाथ से इथन गायब हो जाता है और जूलिया एक अजीब सी जगह पर आ जाती है और जहां मार्टिन नाम का एक आदमी रस्सियों से बंधा पड़ा था। दरअसल ये वही जगह और वही टाइम है जब माइकल एक कुएं के अंदर फंस गया था, मतलब कि जूलिया टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई है। मार्टिन जूलिया को उसका नाम लेकर पुकारता है और कहता है कि बेटा इस कुएं के अंदर रस्सी फेंक दो, क्योंकि इसके अंदर कोई फंसा पड़ा है और वो ऐसे चढ़कर ऊपर नहीं आ सकता। वही ऊपर जूलिया की बॉडी उन पत्थरों के बीच बड़ी तड़प रही थी, जिसकी वजह से इथन मदद मांगने के लिए गांव की तरफ आ जाता है। वही इसके बाद हमें अकोस्टा और कैनी ये दोनों दिखाए जाते हैं। ये दोनों इस आदमी के पास पूछताछ करने आए थे, लेकिन ये आदमी कहता है कि कत्ल सारा ने किया है, क्योंकि सारा ही ऐसा काम कर सकती है। ये बात सुनकर अकोस्टा चौंक जाती है और कैनी से कहती है कि चलो तुम मुझे अभी सारा के पास लेकर जाओगे। कैनी अकोस्टा को सारा के पास लेकर आने लग जाता है। अब इससे पहले कि ये सारा के घर तक पहुंच पाते, इनके पास भागता हुआ इथन आ जाता है, जो अपनी बहन के लिए मदद मांग रहा था। इथन अकोस्टा और कैनी इन दोनों को अपने साथ उन पत्थरों के पास लेकर आने लग जाता है ताकि वो अपनी बहन जूलिया की मदद कर सके, उसे बचा सके। वही जूलिया ने अब कुएं के अंदर रस्सी फेंक दी थी। तुम्हें जल्दी करना होगा, जल्दी वापस आओ। और मार्टिन उसे जाने के लिए बोल रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुम जहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर जूलिया एक दरवाजे को खोलकर गुफा में आ जाती है। गुफा में इस समय विक्टर और तैबिता थे और ये वो समय है जब तैबिता और विक्टर ये दोनों गुफा में फंसे हुए थे। और अब इससे पहले कि जूलिया उन तक पहुंच पाती, वो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, क्योंकि इथन अकोस्टा और कैनी इन तीनों ने मिलकर जूलिया को उन पत्थरों से बाहर निकालकर उसे होश में ला दिया था। जूलिया काफी घबराई हुई थी। वो इथन को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद कहानी विक्टर के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। विक्टर को वो दिन याद आ चुका था। वो बताता है कि उस दिन मैं अपनी बहन के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहा था। मेरी बहन इस गेम में काफी अच्छी थी। जी सुनकर तैबिता पूछती है तो फिर उसी दिन तुम्हारी बहन कहाँ छुपी थी और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे थे? विक्टर बताता है कि मैंने उसको बार में, घरों में और चर्च में ढूंढा था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी और फिर इसी वजह से इसके बाद मैं उसे देखने चर्च के बेसमेंट में गया था, क्योंकि वहां जाने से उसे डर लगता था। वो वहां नहीं जाती थी। वही मैंने क्रिस्टोफर को जेस्पर से बात करते देखा चर्च में। तैबिता कहती है कि विक्टर और कुछ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि खिलौने बात नहीं करते, पक्का वहाँ कोई ना कोई और होगा। ये सुनकर विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है कि उस दिन असल में जेस्पर बात नहीं कर रहा था, बल्कि जेस्पर की साइड में खड़ा हुआ वाइट बॉय कर रहा था।
वाइट बॉय क्रिस्टोफर को गांव के राज बता रहा था। वो बता रहा था कि उन बच्चों के साथ बुरा उनसे प्यार करने वालों ने किया है। कौन लोग विक्टर? जिनसे वो प्यार करते थे। उन लोगों ने सारे बच्चों को पेड़ के पास ले जाकर उन्हें धोखे से मार दिया था। ये बात सुनकर सारा समझ जाती है। वो कहती है कि वो पक्का बॉटल वाला पेड़ है। विक्टर बताता है कि वाइट बॉय ने उन बच्चों को टावर से आज़ाद करने को कहा था। उसने ये भी कहा था कि तुम्हें उस पेड़ के बीच से होते हुए वहां जाना पड़ेगा। क्रिस्टोफर ने तो वाइट बॉय की बात नहीं मानी थी। वो तो गुस्सा करने लगा था, लेकिन मैंने ये सारी बातें अपनी मॉम को बता दी थी और उन्हें ऐसा करने को कहा था। मेरी मॉम बात मानकर उसी रात चली गई थी और अगले दिन गांव में सभी लोग मरे पड़े थे। वही इसके बाद हमें एल्जिन दिखाया जाता है। एल्जिन भी उस बंकर से वापस आ गया था और अब उसके कैमरे से एक फोटो और निकलती है। इस बार फोटो उस जगह की निकली थी जिस जगह माइकल ने फातिमा को छुपाया है और एल्जिन फोटो को देखते देखते उस जगह तक पहुंच भी जाता है। फातिमा अभी भी कैबिन के अंदर ही थी। इसके बाद सीन माइकल और उसके बेटे पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये दोनों भी कैबिन की तरफ ही आ रहे थे। माइकल कह रहा था कि तुम हफ्ते में 2 बार मुझे पेपर पर लिखकर बताओगे कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। साथ ही कैबिन के अंदर तालिस्मान पत्थर को जरूर लगा देना और अगर तुम्हें फातिमा से खतरा महसूस होने लगे तो उसे भी मार देना, नहीं तो तीली की तरह वो तुम्हें मार देगी। ये बातें करते करते कैबिन के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर जब इनकी नज़र कैबिन के दरवाजे पर पड़ती है तो ये भाग कर कैबिन की तरफ जाते हैं क्योंकि कैबिन का दरवाजा खुला था और अंदर फातिमा भी नहीं थी और ये इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। ये डर जाते हैं। वही फातिमा को एल्जिन झूठ बोलकर उस बंकर में लेकर आ गया था और अंदर जाकर कहता है कि तुम्हें जहाँ लाने को मुझे एलिस ने कहा था, मैं जहाँ तुम्हें बचाने के लिए लेकर आया हूँ। फातिमा को ये जगह अजीब लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। अब इससे पहले कि वो बंकर से बाहर निकलती उसे दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी फातिमा नहीं रुकती। वो बंकर से बाहर निकलने की अपनी पूरी कोशिश करती है जबकि एल्जिन उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ करना। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है एल्जिन और फातिमा से। फातिमा एल्जिन को कह रही थी कि तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरे बाहर जाने पर आखिर क्या हो जाएगा। एल्जिन कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा हो। इतने में फातिमा का पेट दर्द करना शुरू कर देता है। एल्जिन कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमारी मदद करेगा और वो हमें इस गांव से बाहर भी निकालेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हारा स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तुम्हें उस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। ये कहकर एल्जिन चला जाता है। एल्जिन के जाने के बाद फातिमा खून पीती है जो उसे एल्जिन देकर गया था। फिर हमें तैबीता, विक्टर और सारा ये तीनों दिखाए जाते हैं। विक्टर बहुत भड़क चुका था। वो अपनी मॉम की मौत के लिए खुद को दोषी मानना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं वो बातें अपनी मॉम को ना बताता तो मेरी मॉम और मेरी बहन आज जिंदा होती। विक्टर गुस्से में चला जाता है। विक्टर के जाने के तुरंत बाद कैनी आता है और वो तैबीता को हॉस्पिटल में जाने को कहता है। ये सुनकर तैबीता हॉस्पिटल में आ जाती है। हॉस्पिटल में पहले से जम था और उसने जूलिया से असलियत जानने की कोशिश की थी, लेकिन जूलिया सच्चाई नहीं बताती कि वो जंगल में उन पत्थरों के बीच गई थी। अपनी मॉम को भी जूलिया झूठ बोलती है। वही इसके बाद हमें एलिस और माइकल ये दोनों दिखाए जाते हैं। ये फातिमा को ढूंढ रहे थे। माइकल अपने बेटे को कहता है कि अब हमें गांव में जाना चाहिए क्योंकि अब रात होने वाली है, लेकिन एलिस कहता है कि मैं फातिमा के बगैर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर माइकल उसे समझाता है और कहता है कि मैंने उसको तालिस्मान पत्थर दिया था, वो फातिमा को बचाने का काम करेगा, लेकिन हम जहां बिना तालिस्मान पत्थर के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। माइकल ये बातें बता ही रहा था कि उसके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर एलिस अपने पिता को गांव में लेकर आने लग जाता है। ये धीरे धीरे कर गांव में आ जाते हैं और अब रात भी हो चुकी थी। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो पहली बार अपने बेटे को अपनी असलियत बताता है। वो बताता है कि मुझे एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की बॉडी की मूवमेंट धीरे धीरे कर खत्म होने लग जाती है। आज उसका इफेक्ट मुझे देखने को भी मिला है, मतलब कि अब मेरी बॉडी की मूवमेंट धीरे धीरे कर खत्म होने लगेगी। ये सुनकर एलिस को अपने पिता की फिक्र होने लग जाती है। वो कहता है कि आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। माइकल कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहता था। मेरी इस बीमारी के बारे में कैनी और क्रिस्टी बस इन दोनों को पता है। कल सुबह होने के बाद हम दोबारा से फातिमा को ढूंढने जंगल में जाएंगे।
वही दूसरी तरफ हमें जम और तैबिता ये दोनों दिखाए जाते हैं। जम कह रहा था कि अगर तुम जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता जानती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और हम दोनों इस गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी जरूर निकाल लेंगे। ये सुनकर तैबिता को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि जूलिया ने हमसे कुछ छुपाया है। जम कहता है कि हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। फिर हमें सारा दिखाई जाती है। सारा अपने रूम में थी और वो सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि तुम लोग फातिमा को जब बचाओगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। No. No, stop it! Stop it! Oh, no, 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 no. Stop it! Stop it! Leave me alone! अगली सुबह होते ही ये सारी बातें वो माइकल को बताती है। वो कहती है कि मुझे ये पता चल चुका है कि फातिमा गायब है, और ये बातें मुझे कल रात पता चली हैं। मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी थी। माइकल पूछता है कि उन आवाजों ने तुम्हें क्या बताया है। सारा बताती है कि फातिमा को कोई लेकर गया है और वो जगह इस गांव के जस्ट पास में है। मुझे ये भी बताया गया कि जब तक हम फातिमा को ढूंढ पाएंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। ये बातें माइकल डोना के पास जाकर उसे भी बताता है। वो कहता है कि फातिमा को मैंने जंगल में बने एक कैबिन में छुपा दिया था, लेकिन वो अब वहाँ नहीं है। साथ ही सारा को कल रात कुछ आवाजें सुनाई दी थी। उन आवाजों ने सारा को फातिमा के बारे में बताया था कि वो इस गांव के जस्ट पास में है, और ये भी कि जब तक हम उसको ढूंढेंगे तब तक काफी देर हो जाएगी। इसी वजह से अब ये बातें हमें गांव के दूसरे लोगों को भी बतानी होगी, क्योंकि हम अकेले फातिमा को ऐसे बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर डोना माइकल की बात मान जाती है। वो कहती है कि अगर देर हुई तो गांव के बाकी लोग और भी डर जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसी वजह से अब हम बेल बजाकर एक इमरजेंसी मीटिंग रखेंगे। वही फातिमा का पेट एक रात में ही काफी बड़ा हो चुका था, मतलब कि फातिमा अपने बच्चे को किसी भी वक्त जन्म दे सकती है। इतना ही नहीं बल्कि फातिमा को एक सीक्रेट कमरा भी मिला है। जो जमीन के और भी अंदर है। फातिमा अब इसको खोलना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी गई थी। डोना कह रही थी कि तीली के मारे जाने पर सभी बहुत डरे हुए हैं, और अब फातिमा भी गायब हो चुकी है। इस मीटिंग में एल्जिन भी आया था। माइकल बताता है कि फातिमा को हमारी जरूरत है, और हमें अब कैसे भी कर उसे बचाना है। जब हमारे पास तालिस्मान पत्थर नहीं थे तब हमें हर वक्त खतरा रहता था, लेकिन अब हर घर के बाहर तालिस्मान पत्थर लगे हुए हैं, और हमने इससे ये साबित किया कि ये जगह हमें तोड़ नहीं सकती। और अब एक बार फिर हम ये साबित करेंगे। सब लोग फातिमा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइकल कहता है कि हम सभी लोग दो दो जोड़ियां बनाएंगे और एक साथ मिलकर फातिमा को ढूंढेंगे। याद रखना, हर एक चीज को अच्छे से चेक करना है। सभी लोग माइकल की इस बात को मान जाते हैं। जब तैबिता को कहता है कि ईथन मेरे साथ जाएगा, जबकि जूलिया तुम्हारे साथ जाएगी। वही माइकल एलिस को कह रहा था कि सबसे पहले हमें ही फातिमा को ढूंढना होगा, क्योंकि लोग फातिमा से सवाल करेंगे, और इसलिए हम अलग अलग जाकर फातिमा को ढूंढेंगे। एलिस एल्जिन को चुनता है और माइकल कहने को। फिर इसके बाद हमें विक्टर दिखाया जाता है। विक्टर अपने मोम की मौत को खुद दोषी मानने लगा है, और इसलिए अब गुस्से में वो बोतल वाले पेड़ के पास आता है और उसे काटने लग जाता है। अब इससे पहले कि वो पेड़ को काट पाता, उसे वाइट बॉय देखने लग जाता है। वाइट बॉय पेड़ को काटने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, ये पेड़ काफी रहस्यमय है और मैं इसके बारे में तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। विक्टर भी वाइट बॉय की बात मान जाता है। वो पेड़ को नहीं काटता, बल्कि वो उदास होकर बंकर की तरफ चला जाता है। वही दूसरी तरफ सभी लोग दो दो की जोड़ियां बनाकर फातिमा को ढूंढ रहे थे। तैबिता और जूलिया तो फातिमा को ढूंढते ढूंढते उस बंकर तक ही आ जाते हैं, जिस बंकर के अंदर फातिमा छुपाई गई है। बंकर का दरवाजा खुला था और इसलिए तैबिता जूलिया से कहती है कि मैं इसके अंदर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरा यहीं इंतजार करना। बंकर में जाते वक्त तैबिता को कुछ फील होता है, जैसे वो पहले भी इस बंकर में आई हो। बंकर के अंदर विक्टर था और वो तैबिता को देखकर उसे अपने बचपन की बातें बताने लग जाता है। वो बताता है कि मेरी मॉम मुझे इस बंकर में ही छोड़कर गई थी। अगर मैं वो बातें अपनी मॉम को ना बताता तो मेरी मॉम और मेरी बहन आज जिंदा होती। जब बताते बताते विक्टर इमोशनल हो जाता है
तैबिता कहती है कि तब तुम छोटे थे। वो विक्टर के दर्द को समझती है, उसे अपने गले से लगाती है और फिर तैबिता को वो दिन याद आता है। I love you. I love you so much. जब विक्टर की माँ अपने दोनों बच्चों को छोड़कर टावर में फंसे हुए बच्चों को बचाने बंकर से बाहर गई थी, उस दिन विक्टर की माँ बोतल वाले पेड़ के पास तो पहुंच गई थी, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके जाने से पहले ही क्रीचर्स ने उसे मार दिया था। तैबिता को ये सारा फ्लैशबैक याद आ जाता है और इससे वो बहुत घबरा जाती है। वो भागते हुए बंकर से बाहर निकलती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल पिछले जन्म में तैबिता विक्टर की माँ थी और अब उसका तैबिता के रूप में दोबारा जन्म हुआ है और बंकर के अंदर जाने के बाद ही एंड विक्टर के गले लगाने के बाद ही उसे ये सब कुछ याद आया है क्योंकि सिचुएशन ही इस तरह की बन गई थी।